नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक जो महत्वपूर्ण जो अपडेट रहेगी, राजस्थान में जो हाल ही में संस्कृत टीचर की जो वैकेंसी निकली हुई है, और अगर आप इस वैकेंसी डिटेल को देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले एक वीडियो बनाई गई है, और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें जो आप एज क्वालिफिकेशन वगैरह कैसे आप भर सकते हैं या कब से आपके फार्म शुरू हो रहे हैं, सारी डिटेल जो उस वीडियो में रहेगी, तो उसमें जो आप चेक कर सकते हैं। तो संस्कृत वालों के लिए जो ये महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि यतः वाचा निवर्तन्ते प्राप्य मंशस है कुत्र उक्ति ही। तो ये मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, या फिर जो उक्ति है ये कहाँ से ली गई है, या इसमें क्या कहा गया है कि यतः वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मंशस है आनंदम तत्जीवस्य ज्ञात्वा मुंचते बुद्ध है। कि जहाँ मनुष्य की वाक शक्ति एवं एकादश इंद्रिय मन नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर उस आत्मा के आनंद को जानकर बुद्धिमान मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। यतः वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मंशस है आनंदम तत्जीवस्य यम ज्ञात्वा मुंचते बुद्धे। कि जहाँ मनुष्य की वाक शक्ति एवं एकादश इंद्रिया मन नहीं पहुंच सकते हैं, वहाँ पर उस आत्मा के आनंद को जान करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये उक्ति जो है आई है, और कहाँ से ये ली गई है, तो इसका जो संबंध है ये आपके ऑप्शन सी में जो है रहेगा। तैत्तिरीय उपनिषद की जो ब्रह्मानंद वल्ली जो है उसके 9वां जो अनुवाक है वहाँ से वहाँ से जो है ये लिया गया है। ब्रह्म उपनिषद भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अजह नित्य शाश्वत अयम पुराण है। तो यहाँ पर भी एक उक्ति आई है, मंत्र है ये, विपश्चित न जायते मृते वा अयम कुतश्चित न बभू अस्मात् न कश्चित बहु अयम अजह नित्य शाश्वत पुराण है शरीर हन्यमाने न हन्यते। और इसमें क्या कहा गया है कि इस प्रज्ञामय का जन्म न होता है और न मान होता है, न यह कहीं से आया है और न यह कोई व्यक्ति विशेष है। यह अज है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। शरीर का हनन होने पर भी इसका हनन नहीं होता। शरीर हमारा चला जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो अंत है ये नहीं होता है। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण है। किस प्रज्ञामय का न तो जन्म होता है न ही मरण होता है, न यह कहीं से आया है न कोई यह व्यक्ति विशेष है। यह अज है, नित्य है और शाश्वत है और पुराण है। शरीर का हनन होने पर भी इसका हनन नहीं होता। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर उक्ति है, मंत्र है,
और कहाँ से ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी में रहेगा। आपके जो कठोपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। और बात करें आपके कठोपनिषद की, तो यजुर्वेद जो है उसके अंदर जो कृष्ण यजुर्वेद है वहाँ से ये लिया गया है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद में से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा येन अहम अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम क्या इदम उच्यते। तो यहाँ पर भी एक ये उक्ति आई है और ये किन के बारे में है, ये किसने कही है कि येन अहम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए इसके लिए मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार की जो उक्ति जो है इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये ऑप्शन ए में रहेगा। मैत्रेय जो है उनकी उक्ति है। और इसके बारे में एक जो कथा है कि ऋषि याज्ञवल्क्य ये जो आत्म तत्व जो है इसके बारे में बताते हैं। और इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर जो एक जो कथा जो है ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ से ली गई है। ऋषि याज्ञवल्क्य जो है उनका मन गृहस्थी से उब जाता है और वे गृहस्थ आश्रम में पड़ा रहना नहीं चाहते हैं। और उन ऋषि की दो पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। और वे मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन छोड़ रहा हूँ, आज तेरी कात्यायनी के साथ बंटवारा कर देता हूँ। मेरे पास इस आश्रम में जो भी है उसके दो भाग करता हूँ, एक भाग तेरा हो जाएगा और दूसरा कात्यायनी को हो जाएगा। मैत्रायणी कहती है कि यदि धन संपदा से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या उससे मैं हम अमर हो जाऊंगी। कथम तेन अमृतस्याम, पृथ्वी की संपूर्ण धन संपदा से तू अमर नहीं हो सकती, उससे वह परम पद मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य जो उन्हें उत्तर देते हैं। तब उसे लेकर मैं क्या करूं जिससे मैं अमर नहीं हो सकती। येन अहम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, अमर होने का जो उपाय आप जानते हो वही कृपया कर मुझे बताएं, वही मेरा सच्चा भाग होगा। मैत्रेय ने निश्चयपूर्वक याज्ञवल्क्य से निवेदन किया और वह अमृत भाग मैत्रेय को मिला। याज्ञवल्क्य ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और कहा कि संसार में पति के पति प्रिय नहीं होते, अपने लिए पति प्रिय होता है। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने लिए पत्नी प्रिय होती है। और पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपनी आत्मा के लिए पुत्र प्रिय होता है। और देवताओं के लिए देवता प्रिय नहीं होते, अपने लिए देवता प्रिय होते हैं। संसार में जो कुछ भी है वह उसके लिए प्रिय नहीं होता, अपनी आत्मा के लिए वह प्रिय होता है। इसलिए अपनी आत्मा को, अपने आप को जानो, उसके जानने पर ही सब कुछ जान लिया जाता है। और आत्मा को ही सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर ध्यान करना चाहिए, उसी आत्मा में अमरत्व है। इस प्रकार जो है यहाँ पर याज्ञवल्क्य जो ऋषि है इन्होंने मैत्रेय को आत्म तत्व का ये उपदेश दिया था। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए जो इसमें माना गया है मैत्रेय। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है कि शांत रस से स्थायी भाव का है। शांत जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है, और या फिर जो रस हैं ये कौन कौन से हैं और इनके स्थायी भाव कौन से होते हैं। रस वाला भी एक जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो ये जो शांत रस जो है इसका स्थायी भाव होता है सम। तो स्थायी भाव इसका सम होता है, यहाँ पर सम।
स्थायी भाव इसका सम होगा, और वर्ण इसका कुंद पुष्पवत है, और श्री नारायण देवता हैं। ऐसे ही जो अन्य रस हैं, जैसे आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, क्रोध का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, और शांत का सम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 9 रस और इनके स्थायी भाव हैं। तो यहाँ पर ये सम जो इसका सही आएगा। शांत रस का जो स्थायी भाव है ये सम होता है। नेक्स्ट है केवल प्रस्थानस्य प्रवर्तकः का। रस प्रस्थानस्य प्रवर्तक है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा, आचार्य विश्वनाथ। और इनका आपने लक्षण सुन रखा होगा, वाक्य रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य माना गया है, और रस को ही काव्य की आत्मा ये मानते हैं। तो यहाँ पर जो सी जो ये रहेगा, आचार्य विश्वनाथ, और साहित्य दर्पण इनके द्वारा रचित है, और 10 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट आएगा संदेश काव्य प्रस्थानम केन समारब्धम, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, महर्षि कालिदास के द्वारा। इन्होंने अपना जो खंड काव्य जो है मेघदूत, इसमें मेघ द्वारा यक्ष अपनी यक्षिणी को संदेश भेजते हैं। तो ये संदेश यहाँ से आपने याद रख लेना है, संदेश काव्य। तो जो मेघदूत जो है, इसमें जब यक्ष अपनी प्रियतमा जो है उससे दूर हो जाते हैं, तब वो मेघ को अपनी प्रियतमा के पास संदेश के रूप में भेजते हैं। और खंड काव्य की श्रेणी में आता है, 2 खंड में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, और 115 इसमें श्लोक है। पूर्वार्ध भाग में 63 श्लोक है, और जो उत्तरार्ध भाग है इसमें 52 है। श्रृंगार रस है इसमें, और छंद है इसमें मंदक्रांता, और उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। नेक्स्ट है नाट के अर्थ प्रकृति हैं कथि। नाटक जो होता है इसमें अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं, और ये 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पर अर्थ प्रकृति के बारे में पूछा गया है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 5 इनकी संख्या मानी गई है। 5 कौन कौन सी होती है? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। तो इस प्रकार से 5 हैं। और यहाँ पर अर्थ प्रकृति पूछा गया, अगर कार्य की अवस्थाएं आ जाए तो ये भी 5 होती है। आरंभ, यतन, प्राप्ति, आसन, यथाप्ति और फलागम। 5 ही संधि होती है। संधि अगर एग्जाम में आ जाए तो ये भी 5 होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। और 5 ही जो है अर्थक्षेपक होते हैं अगर एग्जाम में आ जाए। 5 अर्थक्षेपक हैं, और विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंक अवतार और प्रवेशक। तो ये 2-3 है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है वेद मंत्र नाम त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवती। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, आध्यात्मिक, आधिबौद्धिक और आदि दैव के रूप में। नेक्स्ट है ध्वंकित नाम समचीन उत्तरम चिनुत। यहाँ पर सही बताना है और मिलान करने का क्वेश्चन है, और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो बी यहाँ पर माना गया है 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1। तो इसको देख लेते हैं। ये क्या भ्रातृ है सतनाश में ज्येष्ठाई कल्पध्वमति, और इसका जो संबंध है ये आपके अथर्ववेद से है। श्रेयसव है पापियान, और इसका जो संबंध है ये रहेगा आपके ये त्रय ब्राह्मण से। और यह वाद्यवम सत्यधर्मा जजान, इसका संबंध ऋग्वेद से। और यह संग्राम संहिता है, तो इसका संबंध ये सतपथ ब्राह्मण से।
नेक्स्ट है पुष्पेभ्य सिप्रियति अतर्केन सूत्रेण विभक्ति। और ये जो सिप्री है जो यहाँ पर धातु आई है स्पर्श करने में, और इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा डी। तो ये इसमें सूत्र है, सप्रेर ईप्सित है। और विभक्ति अगर एग्जाम में आ जाए तो चतुर्थी जो विभक्ति है इसके योग में ये रहती है, चतुर्थी विभक्ति। और सूत्र जो है यहाँ पर सिप्रिय ईप्सित है। सप्रिय अर्थात चाहना, धातु के योग में जिसे चाह जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है और इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे पुष्पेभ्य सिप्रिय थी। नेक्स्ट है हर्षस्य रचिता अस्ति। हर्षचरित जो है इसके रचिता, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए मिर्सी बाणभट्ट। तो इनके द्वारा रचित है। इनके मिर्सी बाणभट्ट जो इनके दरबारी कवि थे, तो इन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखी थी ये हर्षचरित। और काव्य विधा में आख्यायिका है और 8 इसमें उच्छ्वास हैं। इसका आधार ग्रंथ है इतिहास प्रसिद्ध। नेक्स्ट है वरम विरोधापि महात्मा भी। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार की एक उक्ति है, विरोधापि महात्मा भी, विद्वानों के साथ विरोध भी अच्छा होता है। और ये इसका जो संबंध है ये किरात अर्जुनम जो है वहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन सी जो इसमें रहेगा, मिर्सी भारवी जो उनके द्वारा ये रचित है। और इसमें सर्गों की संख्या है 18। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया इति वाक्य से कर्ता वर्तते। यहाँ पर जो ये श्लोक है, श्लोक के बीच में से जो यहाँ पर एक पंक्ति ली गई है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया इति वाक्य से कर्ता वर्तते। तो इसके कर्ता इनमें से कौन है या कहाँ से ली गई है। तो आप आसान है, और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से ये ली गई है, चतुर्थांक से। अंक एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो चतुर्थ जो अंक वहाँ से ली गई है। जब शकुंतला जब उनकी विदाई होती है तो उस समय जो ये मिर्ची कन्नम जो है उनके द्वारा कही जाती है कि जो लड़की जो होती है निश्चय ही परायधन होती है। तो इसका संबंध जो है ऑप्शन ए में रहेगा, मिर्ची कालिदास जो इनके द्वारा रचित है यह अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है प्रत्यक्षम ज्ञानम अस्ति। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ये होता है, प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष, हमारे आँखों के सामने जो हो, आँख के सामने होना। और आँख से सभी ज्ञानेंद्रिय का जहाँ बोध होता है, तो इस प्रकार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये रहेगा। और ये जो इंद्रिया है ये 2 प्रकार की मानी गई है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। और एग्जाम में अगर ये सन्निकर्ष कहा जाए तो सन्निकर्ष क्या होता है, इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध सन्निकर्ष होता है। जब तक इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संयोग नहीं होता, ज्ञान का उदय भी नहीं होता है। और सन्निकर्ष जो ये 6 प्रकार के माने गए हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो 6 प्रकार के ये माने गए हैं। कौन कौन से? संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। संयोग क्या होता है? इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क होना, जैसे आँख से घड़े का सन्निकर्ष होना। सुख समवाय होता है इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क होना, जैसे आँख से घड़े के लाल रंग का संपर्क होना। सुख समवाय होता है माध्यमों के द्वारा इंद्रिय का वस्तु से संपर्क, जैसे घट रूप तव या घड़े का लाल तव से संपर्क होना। समवाय होता है कान से शब्द को प्रत्यक्ष होना। और संवेद समवाय होता है एक माध्यम के द्वारा समवाय संपर्क, जैसे कान से शब्द तव का
प्रत्यक्ष होना, ग्रहण होना। और विशेषण विशेष्य भाव होता है अभाव का प्रत्यक्ष होना। जैसे भूतल रूपी विशेष्य के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 सन्निकर्ष ये माने गए हैं। नेक्स्ट है तंतु पट्टी हस्ती संबंध है। तंतु और पट इनका संबंध किस प्रकार का है? कपड़े और धागे का संबंध। और इनका जो यहाँ पर संबंध ये रहेगा ऑप्शन ए में, समय संबंध इसमें माना गया है। जिसमें समय संबंध से रहता हो और कार्य उत्पन्न हो, वह कारण उस कार्य के प्रति समय कारण होता है। जैसे तंतु पट कार्य के प्रति समय कारण है। या जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण और सूत कपड़े का उपादान कारण है। अर्थात ये जो उपादान कारण है इसे ही समय कारण भी कहा गया है। नेक्स्ट है हेतुभास का क्वेश्चन। और हेतुभास हेतु का आभास होना। जो हेतु नहीं है उसे वास्तविक हेतु मानकर अनुमान करने से अनुमान में जो दोष उत्पन्न होगा उसे ही हेतुभास कहा जाएगा। और हेतुभास ये कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 5 मानी गई है। असिद्ध हेतुभास, विरुद्ध हेतुभास, अनेकांतिक हेतुभास, प्रकरणसम और बाधित विषय कालादि उपदिष्ट हेतुभास। नेक्स्ट रहेगा स्थूल प्रय पंच उत्पत्ति के भय संभवती। तो इनकी उत्पत्ति किससे संभव हो सकती है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी में रहेगा, पंचीकृत पंच भूतेभ्य। ये जो पंचीकृत भूत जाइन से स्थूल शरीर में पूर्ववत अभेद होता है, जिस प्रकार वन और वृक्षों में तथा वन अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश में अभेद होता है। अर्थात जलाशय और जल बिंदुओं में और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और उसके जल बिंदुओं में प्रतिबिंबित आकाश में अभेद होता है। तो इस प्रकार से पंचीकृत 5 भूतों से जो स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति मानी गई है। तो सिर्फ आपने इतना याद रख लेना है, पंचीकृत पंच भूतेभ्य। अगला क्वेश्चन है वेदांतसार से। और आचार्य जो सदानंद जो है उनके द्वारा रचित है आपका ये वेदांतसार। और वेदांतसारे प्रयोजनम निरूपितम। और इसमें कहा गया ऑप्शन सी को, अज्ञान निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्ति निश्चय। नेक्स्ट आएगा शाब्दी भावना। और शाब्दी भावना का जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी में रहेगा, लिंग तव अंश के द्वारा। नेक्स्ट आएगा अर्थ संग्रह में अनुसृत योग नाम। और अर्थ संग्रह के अनुसार तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग है। नेक्स्ट आएगा सांडिल्य विद्या विषय उत्तर निर्दिष्ट है। और ये है आपके ऑप्शन बी में छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है काम्य कर्माणि विधानी निरूपितानि। और इनका संबंध है ऑप्शन डी में फल उद्देश्य विद्यमानानि। नेक्स्ट है वेदांत सारानुसारम अज्ञानम किम रूपम। और अज्ञान सार वेदांत सार जो उसके अनुसार यहाँ पर अज्ञान
और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए को भाव रूपम अज्ञानम तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञानवृद्धि भाव रूपम यद किंचित इति वदन्ति हम इति अध्ययनुभवात्। ये जो अज्ञान जो है ये सत या असत रूप से अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी और भाव रूप कुछ है, ऐसा विजनों के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आएगा सह साकम सार्धम इति योगे किम कारकम। कारक प्रकरण जो है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो जहाँ पर भी आपको ये सह साकम सार्धम समम ये दिखाई दे तो इनके योग में जो आपके तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी रहेगा। जैसे शिष्य हैं गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, राम है जनकया साकम गच्छति। तो जहाँ पर भी ये सह साकम सार्धम समम ये होते हैं तो इनके योग में जो तृतीय व्यक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम में अगर सूत्र आ जाए तो सह युक्ते अप्रधानम ये सूत्र है। नेक्स्ट आएगा एकाल प्रत्यय। और एकाल प्रत्यय इसका रहेगा ऑप्शन डी अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे ये सु लिखेंगे, सु के ऊ का लोप होकर जब श बचेगा, या ती है इसके ई का लोप होकर ता बचेगा, तो ये एकाल प्रत्यय है और इनकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। और जो अन्य है घी संज्ञा करने वाला शेषु घ्या सखी है जो हर सभी में करता है। और नदी करने वाला शेष युस्त्राख्यो नदी है जो दीर्घ ई वालों की करता है। और उपधा संज्ञा होगी आपकी अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आएगा काद्योम अवसाना। और एग्ज़ाम में सपृष्ठ वर्ण भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्पर्श वर्ण जो इन्हें कहा गया है, का से लेकर माँ तक जो होते हैं आपके ये काद्योम अवसाना या फिर स्पर्श वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय आर्य भाषा या अवस्था संति। भारतीय आर्य भाषा की अवस्थाएं और अवस्था जो है यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी में 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। और जो है 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी है या फिर क्या होती हैं। इस काल की आर्य भाषा का साहित्य वैदिक साहित्य के रूप में सुरक्षित है और वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद ग्रंथ आते हैं। और तदंतर सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत और संस्कृत के अन्य कवियों का साहित्य सम्मिलित है। और इसके 2 भाग किए गए हैं, वैदिक एवं लौकिक। और इसका समय माना गया है 1500 से 500 ईस्वी, 1500 से 500 ईस्वी। और जो आपकी ये मध्य भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इस काल को प्राकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का साहित्य पाली एवं प्राकृत भाषाओं में मिलता है। और यह प्राचीन आर्य भाषाओं से नितांत भिन्न है। और मध्यकालीन भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन प्राकृत जिसे आप पाली कह सकते हैं, मध्य प्राकृत और अंत्य प्राकृत जिसे आप अपभ्रंश कह सकते हैं। और इनका जो समय माना गया है मध्य वालों का, तो ये 500 से 1000
ईस्वी तक माना गया है। तीसरे नंबर की आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ, और इसे नव्य भारतीय आर्य भाषा काल भी कहा गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अंत्य प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है, और इसके अंतर्गत द्रविड़ भाषा को छोड़कर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया और राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाएं और विदर्भ की भाषाएं आती हैं। तो द्रविड़ भाषा इसमें नहीं आएगी आधुनिक भारतीय भाषाओं में। और समय इसका माना गया है 1000 से अब तक। इस प्रकार से आर्य भाषाएं जाने 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है संख्या कारिकायाम ज्ञानम कस्य धर्म है। संख्या कारिकायाम ज्ञानम कस्य धर्म है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी हमारा बुद्धि का। नेक्स्ट है वेदांत सारे अज्ञानस्य कतिविधा शक्ति। अज्ञान जो है इसकी शक्तियाँ यहाँ पर पूछा गया है, और अज्ञान की 2 शक्तियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा, और आवरण और विक्षेप। आवरण इसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि विक्षेप भावात्मक पक्ष है। माया जो होती है, माया के 2 पक्ष माने गए हैं, आवरण और विक्षेप, या फिर आप अज्ञान कह सकते हैं। और इसका भावात्मक पक्ष है, जबकि विक्षेप भावात्मक। आवरण का अर्थ होता है अधिष्ठान के ज्ञान को आवृत कर लेना, जबकि विक्षेप का अर्थ होता है अधिष्ठान के स्थान पर अध्यस्त पदार्थ को प्रस्तुत कर देना। आवरण आप समझ सकते हैं किस चीज़ को ढकना, और विक्षेप उसे गाड़ देना। नेक्स्ट आएगा वेदांत सारे अनिर्वचनीय किम। वेदांत सार जो इसमें अनिर्वचनीय किन्हें माना गया है। और इसमें जो यहाँ पर अनिर्वचनीय जो है, ये ऑप्शन रहेगा हमारा डी में, ब्रह्म को। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एवं न अपर है। तो ये ब्रह्मा जो है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है वेदांत सारे लिंग शरीर से कति अवयव। वेदांत सार जो है इसमें ये लिंग शरीर के अवयव पूछा गया है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो ऑप्शन रहेगा सी है। तो 17 जो अवयव है, इनसे शरीर की उत्पत्ति जो है मानी गई है। और ये जो 17 तत्व है कौन कौन से होते हैं, तो 5 इसमें ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ही वायु होती है, मन और बुद्धि। 5 जो ज्ञानेंद्रिय आपकी जैसे श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। 5 कर्मेंद्रिय होगी, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 ही आपकी वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और बुद्धि और मन। तो इस प्रकार से जो इन्हें मिलाकर ये 17 हो जाते हैं। नेक्स्ट है कर्मण्यम अभिप्रतिशय संप्रदान। ये आपका जो कारक जो प्रकरण है वहाँ से ये लिया गया है, और इसके योग में संप्रदान कारक चतुर्थी जो विभक्ति है होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें रहेगा, जैसे पत्ते, सेते। और एग्जाम में अगर चतुर्थी विभक्ति आ जाए तो चतुर्थी संप्रदानी सूत्र है जो चतुर्थी विभक्ति करता है, जैसे विप्राय, गाम, ददाति। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अचिरेण चैतस्य स्वयं पतिते फल पुरेते भिक्षा भाजनम कस्य उक्ति ही। और ये उक्ति किन किया या फिर कहाँ से ली गई है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा। महाश्वेता जो उनकी ये उक्ति है, और आपकी जो कादम्बरी जो है वहाँ से ये ली गई है। और
बात करें आपकी कादम्बरी की, तो महर्षि बाणभट्ट जाम के द्वारा रचित है एक कादम्बरी। और ये काव्य विधा में कथा है और घुनाड्य की जो वृत्त कथा है इसका आधार ग्रंथ है। और चंद्रपीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। नायक इसके चंद्रपीड़ और नायिका कादम्बरी है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा और 2 खंडों में बटी हुई है। नेक्स्ट है व्यभिचार्य चर्याजित है का भवती, और इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, भावध्वनि को। नेक्स्ट है यहाँ पर कालक्रम के अनुसार जो है यहाँ पर कवि आए हैं और इनको आपने लगाना है। और कालक्रम के अनुसार जो ऑप्शन भी यहाँ पर माना गया है, भास, कालिदास, बाणभट्ट और भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में तो नाटक का जो यहाँ पर संबंध है ये धीरोदात्त से माना गया है 4 से। राजा जो है किस प्रकार के होते हैं, तो ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन 4 रहेगा धीरोदात्त। और दूसरा है प्रकरण, इसमें होता है धीर प्रशांत प्रवृत्ति का। और ये जो भाण होता है इसमें रहेगा ऑप्शन 2 ये वेट होता है। और जो आपका प्रहसन है इसमें होता है निंदनीय पुरुष। तो इस प्रकार से इनका मिलान यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।